शुरुआत एक सरल सवाल से करते हैं। जब हम सिर दर्द के लिए कोई गोली खाते हैं, तो वो कैसे जानती है कि उसे पैरों में नहीं बल्कि सीधे सिर में जाना है? हाँ, ये सवाल तो लगभग हर कोई सोचता है। ये किसी जासूस की तरह लगता है ना, जिसे एक खास मिशन पे भेजा गया हो। बहुत अच्छी एनालॉजी है। और ये जासूस इतना छोटा है कि दिखाई भी नहीं देता, पर उसे अपना टारगेट और मिशन दोनों पता है। आज हम इसी जासूसी के पीछे के विज्ञान पर गौर करेंगे। हाँ, हमारे पास फार्माकोलॉजी की एक टेक्स्ट बुक के कुछ अंश हैं जो इसी बारे में है। हमारा मकसद इस छोटे से जासूस यानी दवा की पूरी यात्रा को समझना है। शरीर में घुसने से लेकर अपना काम पूरा करने तक। ये सिर्फ गोली निगलने की कहानी नहीं है, ये एक पूरी रणनीति की कहानी है। बिल्कुल। और ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये तय करता है कि डॉक्टर एक खास मरीज के लिए एक खास दवा और उसे देने का एक खास तरीका क्यों चुनते हैं। ये महज अंदाजा नहीं है। ये एक बहुत सोचा समझा विज्ञान है। जी हाँ, चलिए इस दुनिया में जरा गहराई से उतरते हैं। तो सबसे पहले इस खेल के मैदान को ही समझ लेते हैं। फार्माकोलॉजी। हमारे सोर्स बताते हैं कि ये ग्रीक शब्द फार्माकॉन यानी ड्रग और लोगोस यानी अध्ययन से बना है। हाँ, पर यह हमेशा से इतना वैज्ञानिक नहीं था। अच्छा। हजारों साल तक तो ये बस अंदाजे का खेल था। लोगों ने जड़ी बूटियां खाईं, कुछ काम कर गईं, कुछ नहीं। किसी को नहीं पता था कि क्यों। लेकिन फिर बदलाव आया। हाँ, 19वीं सदी में रुडोल्फ बुकैम और ऑस्वाल्ड श्मेडबर्ग जैसे लोगों ने कहा, अंदाजे बहुत हुए, अब सबूतों की बात करते हैं। और यहीं से एक तरह से आधुनिक फार्माकोलॉजी की शुरुआत हुई। और इसे समझने के लिए हमारे नोट्स इसे दो हिस्सों में बांटते हैं, एक सिक्के के दो पहलुओं की तरह। लेकिन मुझे ये दो तरफा रिश्ता वाली बात ज्यादा दिलचस्प लगी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये एक तरफा एक्शन नहीं है। ये दवा और शरीर के बीच एक तरह का संवाद है, एक डांस है। इसके दो हिस्से हैं। पहला है फार्माकाइनेमेटिक्स। फार्माकाइनेमेटिक्स। आसान भाषा में दवा शरीर के साथ क्या करती है, ये दवा का एक्शन है, उसका मिशन। मतलब हमारा जासूस टारगेट पर पहुंचकर क्या करता है? ताला तोड़ता है, कोई संदेश देता है, या कुछ और? एकदम सही। जैसे सोर्स में एड्रेनालिन का उदाहरण है। अगर शरीर में एड्रेनालिन दी जाए तो वो दिल की धड़कन बढ़ा देगी, ब्लड शुगर बढ़ा देगी। ये दवा का शरीर पर सीधा कंप्लाइंट असर है। ये उसका डायनामिक एक्शन है। ठीक है, तो ये तो हुई दवा की दादागिरी। लेकिन आपने कहा कि ये दो तरफा रिश्ता है, तो क्या शरीर बस चुपचाप ये सब सह लेता है या वो भी पलटकर जवाब देता है? यही तो सबसे दिलचस्प बात है। शरीर जवाब देता है और जोरदार जवाब देता है। इसी दूसरे पहलू को हम फार्माकोकाइनेटिक्स कहते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स। यानी शरीर दवा के साथ क्या करता है। शरीर उस दवा को एक बाहरी घुसपैठिया मानता है और उसे संभालने, तोड़ने और बाहर निकालने की पूरी कोशिश करता है। अच्छा, तो ये शरीर का डिफेंस मैकेनिज्म है। तो इसमें क्या-क्या होता है? इसमें दवा की पूरी यात्रा शामिल है। इसे हम 4 चरणों में समझ सकते हैं। पहला, एब्जॉर्प्शन, यानी दवा शरीर में कैसे सोखी जाती है। ठीक है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन, यानी वो खून के जरिए कहाँ-कहाँ फैलती है। फिर मेटाबॉलिज्म, मतलब शरीर खासकर लिवर उसे कैसे तोड़ता है। और आखिर में एक्सक्रीशन, यानी उसे शरीर से बाहर कैसे निकाला जाता है। तो काइनेटिक्स उस जासूस के रास्ते की कहानी है। वो किस इलाके से गुजरा, उसे किन गार्ड्स का सामना करना पड़ा और आखिर में उसे किस रास्ते से बाहर निकाल दिया गया। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। पैरासिटामोल की गोली खाने के बाद यही सब होता है। वो पहले पेट से सूखी जाती है, खून में फैलती है, लिवर नाम की चेक पोस्ट पर उसकी जांच होती है और फिर बचा कुचा हिस्सा यूरिन के रास्ते बाहर। तो डायनामिक्स है दवा का प्लान और काइनेटिक्स है शरीर का काउंटर प्लान। बिल्कुल। ये समझने के बाद तो दवा की दुकान पर जाना भी अलग लगेगा। वहां एक ही दवा इतने अलग अलग नामों से मिलती है। ये हमेशा कंफ्यूज करता है। एक ही सॉल्ट लेकिन 10 अलग अलग डिब्बे और नाम। ऐसा क्यों? ये एक बहुत आम सवाल है और इसका जवाब दवा की पहचान से जुड़ा है। हर दवा के असल में 3 नाम होते हैं। 3 नाम। चलिए इसे समझते हैं। पहला होता है केमिकल नाम। ये नाम इतना लंबा और जटिल होता है कि उसे सुनकर लगेगा जैसे कोई वैज्ञानिक मंत्र पढ़ा जा रहा हो। हाँ, वो नाम तो डॉक्टर के पर्चे पे भी फिट नहीं होगा। बिल्कुल, ये दवा का पूरा केमिकल स्ट्रक्चर बताता है और सिर्फ रिसर्चर्स के काम का है।
ठीक है, दूसरा नाम कौन सा है? दूसरा है नॉन प्रोप्राइटरी नाम, जिसे हम सब जेनेरिक नाम के तौर पर जानते हैं। ये उस दवा का ऑफिशियल अंतर्राष्ट्रीय नाम है। जैसे पैरासिटामोल या एटेनिलॉल। हाँ, ये नाम किसी कंपनी का नहीं होता। ये दवा की असली पहचान है, चाहे उसे कोई भी कंपनी बनाए। ये एक तरह से दवा का पासपोर्ट है। और तीसरा नाम जो हम सबसे ज्यादा विज्ञापनों में देखते और सुनते हैं, वो है प्रोप्राइटरी नाम, यानी ब्रांड नेम। ये नाम दवा बनाने वाली कंपनी रखती है और ये उसका ट्रेडमार्क होता है। जैसे एटेनोलॉल जो जेनेरिक नाम है, बाजार में एल्टोल, एटेन, टिनोरमिन जैसे कई ब्रांड नामों से बिकती है। और ये नाम अक्सर आकर्षक होते हैं। हाँ, याद रखने में आसान। कभी कभी नाम में ही दवा का काम छिपा होता है, जैसे लो प्रेशर, जिससे लगे कि ये लो ब्लड प्रेशर की दवा है। तो इसको लेकर जो बहस होती है कि डॉक्टर को जेनेरिक नाम लिखना चाहिए या ब्रांड नेम, उसके पीछे क्या तर्क है? देखिए, दोनों के पक्ष में मजबूत तर्क हैं। जेनेरिक नाम लिखने से मरीज को विकल्प मिलता है और अक्सर दवा सस्ती पड़ती है। हाँ, ये तो है। लेकिन कई बार एक डॉक्टर किसी खास ब्रांड पर सालों से भरोसा करता है। उसे लगता है कि उस कंपनी की क्वालिटी कंट्रोल बेहतर है और दवा का असर ज्यादा भरोसेमंद है, इसलिए वो सुरक्षा के लिए ब्रांड नेम लिखना पसंद करता है। ठीक है, तो अब जब हमारे जासूस का नाम और पहचान तय हो गई, तो असली सवाल ये है कि उसे दुश्मन के इलाके यानी शरीर में भेजा कैसे जाए। मुझे लगता है ये सिर्फ गोली निगलने से कहीं ज्यादा जटिल होगा। बहुत ज्यादा। दवा देने का तरीका, जिसे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, मिशन की कामयाबी के लिए सबसे जरूरी है। इसे मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। 2 हिस्से? हाँ, पहला है लोकल रूट, यानी दवा को सीधे समस्या वाली जगह पर लगाना, जैसे त्वचा पर क्रीम लगाना या घुटने के जोड़ में इंजेक्शन देना। मतलब अगर सिर्फ एक कमरे में आग लगी है तो पूरे शहर में पानी डालने की जरूरत नहीं, सीधे उसी कमरे पर डालो। बिल्कुल सही। इसका फायदा यह है कि दवा का असर वहीं होता है जहां जरूरत है और बाकी शरीर पर साइड इफेक्ट्स का खतरा कम हो जाता है। लेकिन ज्यादातर मामलों में हमें दवा को पूरे शरीर में पहुंचाना होता है। सही कहा। और उसके लिए सिस्टेमिक रूट्स का इस्तेमाल होता है। और यहीं पर असली रणनीति शुरू होती है। तो हमारे जासूस को शरीर में भेजने के मुख्य रास्ते कौन-कौन से हैं? सबसे आम और पसंदीदा रास्ता है ओरल, यानी मुंह से, गोली या सिरप। यह आसान है, सुविधाजनक है और सुरक्षित भी। लेकिन इसमें कोई चुनौती भी होगी? हाँ, 2 बड़ी चुनौतियां हैं। एक तो इसका असर धीमा होता है, इमरजेंसी के लिए ठीक नहीं। और दूसरी सबसे बड़ी बाधा है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। हाँ, ये टर्म हमारे नोट्स में भी हाईलाइट किया हुआ है। ये दवा के सफर की सबसे बड़ी बाधा लगती है। ये है क्या? इसे आप ऐसे समझिए कि दवा पेट से सोखने के बाद सीधे अपनी मंजिल पर नहीं जाती। उसे पहले लिवर नाम की एक कस्टम्स चेकपोस्ट से गुजरना पड़ता है। अच्छा। लिवर हमारे शरीर का मुख्य फिल्टर है। वो इस बाहरी दवा को पहचान कर उसका एक बड़ा हिस्सा तोड़कर निष्क्रिय कर देता है, इससे पहले कि वो अपना असर दिखा पाए। मतलब 100 mg की दवा खाई तो शायद 60-70 mg ही असली काम के लिए बचती है। हाँ, कई दवाओं के केस में तो उससे भी कम। मतलब लिवर अपनी ड्यूटी कर रहा है, लेकिन हमारे मिशन के लिए ये एक बड़ी समस्या है। तो इस चेकपोस्ट को बाईपास करने का कोई तरीका है? हाँ, और फार्मेकोलॉजी की आधी लड़ाई इसी चेकपोस्ट को बाईपास करने या इसके लिए तैयारी करने की है। एक बहुत स्मार्ट तरीका है सबलिंगुअल रूट, यानी दवा को जीभ के नीचे रखना। बिल्कुल। जीभ के नीचे की नसें दवा को सीधे खून में पहुंचा देती हैं और वो लिवर वाली चेकपोस्ट से बच निकलती है। असर मिनटों में होता है। वाह, ये तो एक वीआईपी एंट्री जैसा हुआ। और इंजेक्शन का क्या? वो तो और भी सीधा रास्ता लगता है। इंजेक्शन वाले तरीकों को पेरेंट्रल कहते हैं और ये सबसे सीधा एक्शन है। इसमें भी कई विकल्प हैं। पहला है इंट्रावीनस या आईवी, यानी सीधे नस में। ये तो हमारे जासूस को पैराशूट से सीधे टारगेट एरिया में उतारने जैसा है। एकदम सही। दवा 100% उपलब्ध होती है, कोई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं। इमरजेंसी में यही जान बचाता है। लेकिन ये सबसे जोखिम भरा भी है, क्योंकि असर इतना तेज होता है कि गलती सुधारने का मौका नहीं मिलता। और जो इंजेक्शन मसल्स में या त्वचा के नीचे लगते हैं, उनका क्या मकसद होता है? उन्हें इंट्रामस्कुलर या आईएम और सबक्यूटेनियस या एससी कहते हैं। ये आईवी से थोड़े धीमे होते हैं। मसल्स या त्वचा के नीचे से दवा धीरे धीरे खून में रिलीज होती है। तो ये उन जासूसों के लिए है जिन्हें लंबे समय तक धीरे धीरे अपना काम करना है। सही पकड़ा। हमारे सोर्स में एक और आधुनिक तरीके का जिक्र है, त्वचा पर लगने वाले पैच। ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। हाँ, ट्रांसडर्मल पैच, ये एक बहुत ही शानदार तकनीक है।
एक स्टिकर जैसा पैच त्वचा पर चिपका दिया जाता है। इस पैच में दवा का एक भंडार होता है जो एक खास झिल्ली के जरिए बहुत धीरे धीरे और एक तय रफ्तार से 24 या 72 घंटों तक खून में रिलीज होता रहता है। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? सबसे बड़ा फायदा यह है कि शरीर में दवा का लेवल एकदम स्थिर बना रहता है, उसमें उतार चढ़ाव नहीं होते। ये तो कमाल है। लेकिन अगर ये इतना अच्छा है तो हम हर दवा के लिए पैच क्यों नहीं बना लेते? इसमें कोई रुकावट है क्या? बहुत अच्छा सवाल है। रुकावट यह है कि हर दवा त्वचा के जरिए अंदर नहीं जा सकती। सिर्फ बहुत शक्तिशाली दवाएं जिनकी बहुत कम मात्रा की जरूरत होती है वही इस रास्ते से दी जा सकती हैं। समझ गई। और एक आखिरी रास्ता है इनहेलेशन, यानी सांस के जरिए। जैसे अस्थमा के लिए इनहेलर या ऑपरेशन के समय एनेस्थीसिया। बिल्कुल। हमारे फेफड़ों की सतह एक टेनिस कोर्ट जितनी बड़ी होती है। जब दवा गैस के रूप में वहां पहुंचती है तो वो फौरन खून में सोख ली जाती है। इसका असर और कंट्रोल आईवी जैसा ही तेज होता है। ये सब जानने के बाद ये साफ है कि दवा देना सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं बल्कि एक रणनीतिक फैसला है। ये इस पर निर्भर करता है कि हमें कितनी रफ्तार, कितनी अवधि और कितनी सुरक्षा चाहिए। और सिर्फ दवा पर ही नहीं, मरीज की हालत पर भी। क्या मरीज बेहोश है, क्या उसे उल्टी हो रही है, क्या हमें तुरंत असर चाहिए, ये सब बातें मिलकर सही रास्ते का चुनाव करती हैं। बाजार में हजारों दवाएं हैं, ऐसे में ये कैसे तय होता है कि कौन सी दवाएं सबसे ज्यादा जरूरी हैं? क्या इसके लिए कोई सिस्टम है? हाँ, ये पब्लिक हेल्थ का एक बहुत बड़ा और अहम सवाल है। इसके लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने आवश्यक दवाओं या एसेंशियल मेडिसिन्स का कॉन्सेप्ट बनाया है। एसेंशियल मेडिसिन्स? ये वो दवाएं हैं जो किसी भी देश की आबादी की स्वास्थ्य से जुड़ी मुख्य जरूरतों को पूरा करती हैं। और इन्हें चुना कैसे जाता है? सबसे असरदार या सबसे सस्ती? दोनों का संतुलन देखा जाता है। हमारे सोर्स के मुताबिक इनका चुनाव उनकी प्रभावशीलता मतलब इफेक्टिवनेस, सुरक्षा यानी सेफ्टी और लागत प्रभावशीलता यानी कॉस्ट इफेक्टिवनेस के आधार पर होता है। इसका मकसद क्या है? मकसद यह है कि सीमित संसाधनों में भी हर किसी को सबसे जरूरी दवाएं मिल सकें। भारत की भी अपनी राष्ट्रीय आवश्यक दवा सूची है जिसमें करीब 348 दवाएं हैं। ये तो हुई आम बीमारियों की बात। लेकिन उन दवाओं का क्या जो बहुत दुर्लभ बीमारियों के लिए होती हैं, जिनके मरीज देश में शायद कुछ 100 या 1000 ही हो? उन्हें ऑर्फन ड्रग्स यानी अनाथ दवाएं कहा जाता है। अनाथ दवाएं? हाँ, ये नाम बहुत कुछ कह जाता है। ये दवाएं उन दुर्लभ बीमारियों के लिए होती हैं जिनके मरीज कम होने की वजह से दवा कंपनियां इन्हें बनाने में कोई व्यावसायिक फायदा नहीं देखती। मतलब कोई कंपनी उन पर रिसर्च और डेवलपमेंट में करोड़ों रुपए क्यों लगाएगी जब उसे पता है कि खरीदने वाले बहुत कम है और मुनाफा नहीं होगा? बिल्कुल, ये एक कड़वी सच्चाई है। इसीलिए कई देशों की सरकारें इन अनाथ दवाओं को बनाने के लिए कंपनियों को खास प्रोत्साहन देती है। जैसे टैक्स में छूट, रिसर्च के लिए ग्रांट और बाजार में कुछ समय के लिए एकाधिकार। ऐसा इसलिए ताकि दुर्लभ बीमारियों से जूझ रहे मरीज इलाज से वंचित न रह जाएं। तो आज की चर्चा को समेटें तो ये साफ है कि फार्माकोलॉजी सिर्फ दवाइयों का विज्ञान नहीं है। ये दवा और शरीर के बीच एक शतरंज के खेल की तरह है। वाह, बहुत अच्छे से समझाया। फार्माकोडायनामिक्स दवा की चाल है और फार्माकोकाइनेटिक्स शरीर की जवाबी चाल। और हमने ये भी देखा कि दवा का नाम और उसे शरीर में भेजने का रास्ता, ये सब उस रणनीति का हिस्सा है जो ये तय करती है कि दवा हीरो बनेगी या जीरो। बिल्कुल। और इस चर्चा को खत्म करने के लिए मैं एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहता हूं जो इन सभी बातों को एक साथ जोड़ता है। जरूर। सोचिए, एक 5 साल का बच्चा है जिसे गंभीर निमोनिया है, तेज बुखार है और वो ठीक से सांस नहीं ले पा रहा। उसे तुरंत इलाज की जरूरत है। हाँ। आज हमने दवा देने के अलग अलग रास्तों के बारे में जाना। मुंह से दी जाने वाली धीमी दवा और नस में दिया जाने वाला तेज इंजेक्शन। ऐसी नाजुक स्थिति में डॉक्टर दवा का रास्ता चुनते समय सिर्फ विज्ञान नहीं देख रहा होता, वो और भी बहुत कुछ सोच रहा होता है। हाँ, वो उस बच्चे की हालत, दवा के असर की रफ्तार और संभावित खतरों के बीच एक संतुलन बना रहा होता है। ये एक फैसला उस बच्चे की जिंदगी और मौत के बीच का फर्क तय कर सकता है। ये है